दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अनंत कहानियाँ पर। आज हम सुनेंगे कहानी स्वामिनी का दूसरा और अंतिम भाग। कहानी की नायिका विधवा प्यारी है जो स्वामित्व के गौरव में वैधव्य के दुख को भूल गई है। पर आज आंगन में सोते हुए जब वह मथुरा और दुलारी के दाम्पत्य का माधुर्य देखती है तो जैसे उसकी तृषित लालसा एक बार के लिए स्वामिनी के गौरव को भूल जाती है। अब सुनते हैं आगे। जैसे लगाम से मुखबद्ध, बोझ से लदा हुआ हाँकने वाले के चाबुक से पीड़ित, दौड़ते दौड़ते बेदम तुरंग हिनहिनाने की आवाज़ सुनकर कनौतियाँ खड़ी कर लेता है और परिस्थिति को भूलकर एक दबी हुई हिनहिनाहट से उसका जवाब देता है। कुछ वही दशा प्यारी की हुई। उसका मातृत्व जो पिंजरे में बंद, मूक, निश्चेष्ट पड़ा हुआ था, समीप से आने वाली मातृत्व की चहकार सुनकर जैसे जाग पड़ा और चिंताओं के पिंजरे से निकलने के लिए पंख फड़फड़ाने लगा। मथुरा ने कहा, यह मेरा लड़का है। दुलारी ने बालक को गोद में चिपटाकर कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम्ही ने तो 9 महीने पेट में रखा है। सांसद तो मेरी हुई, बाप कहलाने के लिए तुम कूद पड़े। मथुरा, मेरा लड़का न होता तो मेरी सूरत का क्यों होता? चेहरा, मुहरा, रंग रूप सब मेरा ही तो है कि नहीं? दुलारी, इससे क्या होता है? बीज बनिए के घर से आता है, खेत किसान का होता है। उपज बनिए की नहीं होती, किसान की होती है। मथुरा, बातों में तुमसे कोई न जीत सकेगा। मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा तो मैं द्वार पर बैठकर मज़े से हुक्का पिया करूँगा। दुलारी, मेरा लड़का पढ़ेगा लिखेगा, कोई बड़ा हुद्दा पाएगा, तुम्हारी तरह दिन भर बैल के पीछे न चलेगा। मालकिन से कहना कल एक पालना बनवा दें। मथुरा, अब बहुत सवेरे न उठा करना और छाती फाड़कर काम भी न करना। दुलारी, यह महारानी जीने देंगी? मथुरा, मुझे तो बेचारी पर दया आती है। उसके कौन बैठा हुआ है, हम ही लोगों के लिए तो मरती है। भैया होते तो अब तक 2-3 बच्चों की माँ हो गई होती। प्यारी के कंठ में आंसुओं का एक ऐसा वेग उठा, उसे रोकने में उसकी सारी देह कांप उठी। अपना वंचित जीवन उसे मरुस्थल सा लगा, जिसकी सूखी रेत पर वह हरा भरा बाग लगाने की निष्फल चेष्टा कर रही थी। कुछ दिनों बाद शिवदास भी मर गया। उधर दुलारी के 2 बच्चे और हुए। वह भी अधिकतर बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। खेती का काम मजदूरों पर आ पड़ा। मथुरा मजदूर तो अच्छा था, पर संचालक अच्छा न था। उसे स्वतंत्र रूप से काम लेने का कभी अवसर न मिला। खुद पहले भाई की निगरानी में काम करता रहा, बाद में बाप की निगरानी में। खेती का तार भी न जानता था। वहीं मजूर उसके यहाँ टिकते थे जो मेहनत नहीं, खुशामद करने में कुशल होते थे। इसलिए प्यारी को अब दिन में 2-4 चक्कर हार के भी लगाने पड़ते। कहने को वह अब भी मालकिन थी, पर वास्तव में घर भर की सेविका बन गई थी। मजदूर भी उस पर त्योरियां बदलते। जमींदार का प्यादा भी उसी पर धौंस जमाता। भोजन में भी किफ़ायत करनी पड़ती। लड़कों को तो जितनी बार भी मांगे उतनी बार कुछ न कुछ चाहिए। दुलारी तो लड़कौरी थी, उसे भरपूर भोजन चाहिए। मथुरा घर का सरदार था, उसके इस अधिकार को भला कौन छीन सकता था? मजूर भला क्यों रियायत करने लगे? सारी कसर तो प्यारी पर ही निकलती थी। वही एक फालतू चीज़ थी। अगर आधा पेट खाए तो किसी को हानि न हो सकती थी। 30 वर्ष की अवस्था में उसके बाल पक गए, कमर झुक गई, आँखों की ज्योत भी कम हो गई, मगर वह प्रसन्न थी। स्वामित्व का गौरव इतने सारे जख्मों पर मरहम का काम करता था। एक दिन मथुरा ने कहा, भाभी, अब तो कहीं परदेश जाने को जी होता है। यहाँ तो कमाई में बरकत नहीं, किसी तरह पेट की रोटी चल जाती है, वह भी रोध होकर। कई आदमी पूरब से आए हैं, वे कहते हैं वहाँ 2-3 रुपए रोज की मजदूरी हो जाती है। 4-5 साल भी रह गया तो माला माल हो जाऊँगा। अब आगे लड़के वाले हुए, इनके लिए कुछ तो करना ही है। दुलारी ने समर्थन किया, हाथ में 4 पैसे होंगे, लड़कों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमारी तो किसी तरह कट गई, लड़कों को तो आदमी बनाना है।
प्यारी यह प्रस्ताव सुनकर आवाक रह गई। उनका मुंह ताकने लगी। इसके पहले इस तरह की बातचीत कभी न हुई थी। यह धुन कैसे सवार हो गई? उसे संदेह हुआ, शायद मेरे कारण यह भावना उत्पन्न हुई। बोली, मैं तो जाने को न कहूँगी, आगे जैसी इच्छा हो। लड़कों को पढ़ाने लिखाने के लिए यहाँ भी तो मदरसा है। फिर क्या नित्य यही दिन बने रहेंगे? 2-3 साल भी खेती बन गई तो सब कुछ हो जाएगा। मथुरा, इतने दिन खेती करते हो गए, जब अब तक न बनी तो अब क्या बन जाएगी? इस तरह एक दिन चल देंगे, मन की मन में रह जाएगी। फिर अब पौरुख भी तो थक रहा है, यह खेती कौन संभालेगा? लड़कों को मैं चक्की में जोत कर उनकी ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहता। प्यारी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, भैया, घर पर जब तक आधी मिले सारी के लिए न धावना चाहिए। अगर मेरी ओर से कोई बात हो तो अपना घर बार अपने हाथ में करो। मुझे एक टुकड़ा दे देना, मैं पड़ी रहूँगी। मथुरा आर्द्र कंठ होकर बोला, भाभी, ये तुम क्या कहती हो? तुम्हारे ही संभाले तो यह घर अब तक चला है, नहीं तो रसातल में चला गया होता। इस गृहस्थी के पीछे तुमने अपने को मिट्टी में मिला दिया, अपनी देह धुला डाली। मैं अंधा नहीं हूँ, सब कुछ समझता हूँ। हम लोगों को जाने दो, भगवान ने चाहा तो घर फिर संभल जाएगा। तुम्हारे लिए हम बराबर खर्च वरच भेजते रहेंगे। प्यारी ने कहा, जो ऐसा ही है तो तुम चले जाओ, बाल बच्चों को कहाँ कहाँ बांधे फिरोगे? दुलारी बोली, यह कैसे हो सकता है बहन? यहाँ देहात में लड़के क्या पढ़े लिखेंगे? बच्चों के बिना इनका भी जीना लगेगा। दौड़ दौड़ कर घर आएंगे और सारी कमाई रेल खा जाएगी। परदेश में अकेले जितना खर्चा होगा उतने में सारा घर आराम से रहेगा। प्यारी बोली, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? मुझे भी लेते चलो। दुलारी उसे साथ लेने को तैयार न थी। कुछ दिन जीवन का आनंद उठाना चाहती थी। अगर परदेश में भी यह बंधन रहा तो जाने से क्या फ़ायदा? बोली, बहन, तुम चलती तो क्या बात थी, लेकिन फिर यहाँ का कारोबार तो चौपट हो जाएगा। तुम तो कुछ न कुछ देखभाल करती ही रहोगी। प्रस्थान का दिन आ गया। उससे एक दिन पहले राम प्यारी ने रात भर जागकर हलवा और पूरियां पकाई। घर से जब इस घर में आई थी, कभी एक दिन के लिए अकेले रहने का अवसर नहीं आया था। दोनों बहनें सदा साथ रही। आज उस भयंकर अवसर को सामने आते देख प्यारी का दिल बैठा जाता था। वह देखती थी मथुरा प्रसन्न है, बाल वृंद यात्रा के आनंद में खाना पीना तक भूले हुए हैं। जो उसके जी में आता वह भी इसी भांति निर्द्वंद रहे, मोह और ममता को पैरों से कुचल डाले। किंतु वह ममता जिस खाद्यल को खा पीकर पली थी, उसे अपने सामने से हटाए जाते देख क्षुब्ध होने से न रुकती थी। दुलारी तो इस तरह निश्चिंत होकर बैठी थी मानो कोई मेला देखने जा रही है। नई नई चीज़ों को देखने में, दुनिया में विचरने की उत्सुकता ने उसे क्रिया शून्य सा कर दिया था। प्यारी के सिर सारे प्रबंध का भार था। धोबी के घर से सब कपड़े आए हैं या नहीं, कौन कौन से बर्तन साथ जाएंगे, सफ़र खर्च के लिए कितने रुपए की ज़रूरत होगी। एक बच्चे को खांसी आ रही थी, दूसरे को कई दिन से दस्त थे। उन दोनों की औषधियों को पीसना कूटना आदि सैकड़ों ही काम व्यस्त किए हुए थे। लड़कोरी न होकर भी वह बच्चों के लालन पोषण में दुलारी से कुशल थी। देखो, बच्चों को बहुत मारना पीटना मत, मारने से बच्चे ज़िद्दी और बेहया हो जाते हैं। बच्चों के साथ आदमी को बच्चा बन जाना पड़ता है। जो तुम चाहो कि हम आराम से पड़े रहें और बच्चे चुपचाप बैठे रहें, हाथ पैर न हिलाएं, तो यह नहीं हो सकता। बच्चे तो स्वभाव के चंचल होते हैं, उन्हें किसी न किसी काम में फंसाए रखो। धेले का खिलौना 1000 घुड़कियों से बढ़कर होता है। दुलारी इन उपदेशों को इस तरह बेमन होकर सुनती थी मानो कोई सनक कर बक रहा हो। विदाई का दिन प्यारी के लिए परीक्षा का दिन था। उसके जी में आता था कि कहीं चली जाए जिसमें वह दृश्य न देखना पड़े। हाँ, घड़ी भर में यह घर सूना हो जाएगा। वह दिन घर भर में अकेली पड़ी रहेगी, किससे हंसेगी बोलेगी, यह सोचकर उसका हृदय कांप जाता था। जो जो समय निकट आता था उसकी वृत्तियाँ
शिथिल होती जाती थी। वह कोई काम करते करते जैसे खो जाती थी और अपलक नेत्रों से किसी वस्तु को ताकने लगती। कभी अवसर पाकर एकांत में जाकर थोड़ा सा रो आती थी। मन को समझा रही थी, यह लोग अपने होते तो क्या इस तरह चले जाते? यह तो मानने का नाता है, किसी पर कोई ज़बरदस्ती है। दूसरों के लिए कितना ही मरो तो भी अपने नहीं होते। पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा। बच्चे नए नए कुर्ते पहने नवाब बने घूम रहे थे। प्यारी उन्हें प्यार करने के लिए गोद लेना चाहती तो रोने का समूह बनाकर छुड़ा कर भाग जाते। वह क्या जानती थी कि ऐसे अवसर पर बहुधा बच्चे भी निष्ठुर हो जाते हैं। 10 बजते बजते द्वार पर बैलगाड़ी आ गई। लड़के पहले से ही उस पर जा बैठे। गांव के कितने स्त्री पुरुष मिलने आए। प्यारी को इस समय उनका आना बुरा लग रहा था। वह दुलारी से थोड़ा देर एकांत में गले मिलकर रोना चाहती थी। मथुरा से हाथ जोड़कर कहना चाहती थी, मेरी खोज खबर लेते रहना, तुम्हारे सिवा मेरा इस संसार में कौन है। लेकिन इस भब्बड़ में उसको इन बातों का मौका ही न मिला। मथुरा और दुलारी दोनों गाड़ी में जा बैठे और प्यारी द्वार पर खड़ी रोती रही। वह इतनी विहल थी कि गांव के बाहर तक पहुंचाने की भी उसे सुधि न रही। कई दिन तक प्यारी मूर्छित सी पड़ी रही। न घर से निकली, न चूल्हा जलाया, न हाथ मुँह धोए। उसका हलवाहा जोखू बार बार आकर कहता, मालकिन उठो, मुंह हाथ धो, कुछ खाओ पियो, कब तक पड़ी रहेंगी। इस तरह की तसल्ली गांव की और स्त्रियां भी देती थी, पर उनकी तसल्ली में एक प्रकार की ईर्ष्या का भाव छिपा हुआ जान पड़ता था। जोखू के स्वर में सच्ची सहानुभूति झलकती थी। जोखू कामचोर, बातूनी और नशेबाज था। प्यारी उसे बराबर डांटती रहती थी। 2-1 बार उसे निकाल भी चुकी थी, पर मथुरा के आग्रह से उसे फिर रख लिया था। आज भी जोखू की सहानुभूति भरी बातें सुनकर प्यारी झुंझलाती, यह काम करने क्यों नहीं जाता, यहाँ मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मगर उसे झिड़क देने को जी न चाहता था। उसे उस समय सहानुभूति की भूख थी। फल कांटेदार वृक्ष से भी मिले तो क्या उन्हें छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे क्षोभ का वेग कम हुआ। जीवन के व्यापार होने लगे। अब खेती का सारा भार प्यारी पर था। लोगों ने सलाह दी, एक हल तोड़ दो और खेतों को उठा दो, पर प्यारी का गर्व यूं ढोल बजाकर अपनी पराजय स्वीकार न करना चाहता था। सारे काम पूर्ववत चलने लगे। उधर मथुरा के चिट्ठी पत्री न भेजने से उसके अभिमान को भी और उत्तेजना मिली। वह समझता है मैं उसके आश्रय बैठी हूँ, उसके चिट्ठी भेजने से मुझे कोई निधि न मिल जाती। अगर उसे मेरी चिंता नहीं है तो मैं कब उसकी परवाह करती हूँ। घर में तो अब विशेष काम रहा नहीं। प्यारी सारे दिन खेती बाड़ी के कामों में लगी रहती। खरबूजे बोए थे, वह खूब फले और खूब बिके। पहले सारा दूध घर में खर्च हो जाता था, अब बिकने लगा। प्यारी की मनोवृत्तियों में भी एक विचित्र परिवर्तन आ गया। अब वह साफ कपड़े पहनती, मांग चोटी और से भी उतनी उदासीन न थी। आभूषणों में भी थोड़ी रुचि हुई। रुपए हाथ में आते ही उसने अपने गिरवी रखे हुए गहने छुड़ाए और भोजन भी संयम से करने लगी। सागर पहले खेतों को सींचकर खुद खाली हो जाता था, अब निकास की नालियां बंद हो गई थी। सागर में पानी जमा होने लगा और उसमें हल्की हल्की लहरें भी थी। खिले हुए कमल भी थे। एक दिन जोखू हार से लौटा तो अंधेरा हो गया था। प्यारी ने पूछा, अब तक वहाँ क्या करता रहा। जोखू ने कहा, 4 क्यारियाँ बच रही थी, मैंने सोचा 10 मोट और खींच दूँ, कल का झंझट कौन रखे। जोखू अब कुछ दिनों से काम में मन लगाने लगा था। जब तक मालिक उसके सिर पर सवार रहते थे वह हीले बहाने करता था, अब सब कुछ उसके ही हाथ में था। प्यारी सारे दिन हार में थोड़ी रह सकती थी, इसलिए अब उसमें भी एक जिम्मेदारी आ गई थी। प्यारी ने लोटे का पानी रखते हुए कहा, अच्छा हाथ मुँह धो डालो। आदमी जान रखकर काम करता है, हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। खेत आज न होते कल होते, क्या जल्दी थी। जोखू ने समझा प्यारी बिगड़ रही है। उसने तो अपनी समझ में कारगुजारी की थी
और समझा था कि तारीफ होगी, यहाँ तो आलोचना हुई। चिढ़कर बोला, मालकिन, दाहिने बाएं दोनों ओर चलती हो, जो बात नहीं समझती हो उसमें क्यों कूदती हो? कल के लिए तो उचवा के खेत पड़े सूख रहे हैं। आज बड़ी मुश्किल से कुआं खाली हुआ था। सवेरे में पहुंचता तो कोई और आकर न छींक लेता, फिर अठवारे तक राह देखनी पड़ती, तब तक तो सारी ऊख विदा हो जाती। प्यारी उसकी सरलता पर हंसकर बोली, अरे तो मैं तुझे कुछ थोड़े ही कह रही हूँ पागल। मैं तो कहती हूँ कि जान रखकर काम कर, कहीं बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जोखू, कौन बीमार पड़ जाएगा? मैं 20 साल में कभी सिर तक तो दुखा नहीं मेरा, आगे की नहीं जानता। कहो रात भर काम करता रहूं? प्यारी, मैं क्या जानूं, तुम ही अंतरे दिन बैठे रहते थे और पूछा जाता था तो कहते थे जोर आ गया, पेट में दर्द था। जोखू झेपता हुआ बोला, वह बातें जब थी जब मालिक लोग चाहते थे कि इसे पीस डालें। अब तो जानता हूँ मेरे ही माथे है, मैं न करूँगा तो सब चौपट हो जाएगा। प्यारी, मैं क्या देखभाल नहीं करती? जोखू, तुम बहुत करोगी, 2 बेर चली जाओगी, सारे दिन वहाँ बैठी नहीं रह सकती हो तुम। प्यारी को उसके निष्कपट व्यवहार ने मुक्त कर दिया था। बोली, तो इतनी रात गए चूल्हा जलाओगे? कोई सगाई क्यों नहीं कर लेते? जोखू ने मुंह हाथ धोते हुए कहा, तुम भी खूब कहती हो मालकिन, अपने पेट भर का तो होता नहीं, सगाई कर लूँ। 1.25 सेर खाता हूँ 1 जून, पूरा 1.25 सेर। 2 जून के लिए चाहिए 2 सेर। प्यारी, अच्छा आज मेरी रसोई में खाओ, देखूं कितना खाते हो। जोखू ने पुलकित होकर कहा, नहीं मालकिन, तुम बनाते बनाते थक जाओगी। हाँ, आध सेर के 2 रोट बनाकर खिला दो तो खा लूँ। मैं तो यही करता हूँ, बस आटा सान कर 2 लिट बनाता हूँ और उसके उपले पर उसको सेक लेता हूँ। कभी मट्ठे से, कभी नमक से और कभी प्याज से खा लेता हूँ और आकर पड़ रहता हूँ। प्यारी, मैं तो तुम्हें आज फुलके खिलाऊंगी। जोखू, तब तो सारी रात खाते खाते ही बीत जाएगी। प्यारी, बको मत, चटपट आकर बैठ जाओ। जोखू, ज़रा बैलों को सानी पानी देता तो आऊँ, तब बैठूँ। जोखू और प्यारी में ठनी हुई थी। प्यारी ने कहा, मैं कहती हूँ धान रोपने की कोई ज़रूरत नहीं, झड़ी लग जाए तो खेत डूब जाए, बरखा बंद हो जाए तो खेत सूख जाए। ज्वारा, बाजरा, सन, अरहर सब तो हैं, धान न सही। जोखू ने अपने विशाल कंधे पर फावड़ा रखते हुए कहा, जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, सबका डूब जाएगा तो मेरा भी डूब जाएगा। मैं क्यों किसी से पीछे रहूं? बाबा के ज़माने में 5 बीघा से कम नहीं रोपा जाता था। बिरजू भैया ने उसमें 1-2 बीघे और बढ़ा दिए। मथुरा ने भी थोड़ा बहुत साल रोपा, तो मैं क्या सबसे गया बीता हूँ? मैं 5 बीघे से कम न लगाऊंगा। तब घर में 2 जवान काम करने वाले थे, मैं अकेला उन दोनों के बराबर खाता हूँ, दोनों के बराबर काम क्यों न करूँगा? चल झूठा कहीं का, कहते थे 2 सेर खाता हूँ, 4 सेर खाता हूँ, आध सेर में ही रह गए। एक दिन तोलो, सब मालूम हो। तोला है, बड़े खाने वाले, मैं कह देती हूँ, धान न रोपो, मजूर मिलेंगे नहीं, अकेले हलकान होना पड़ेगा। तुम्हारी बला से मैं ही हलकान होऊंगा ना, यह दे किस दिन काम आएगी। प्यारी ने उसके कंधे पर से फावड़ा ले लिया और बोली, तुम पहर रात से पहर रात तक ताल में रहोगे, अकेले मेरा जी न उबेगा। जोखू को ऊबने का अनुभव न था। कोई काम न हो तो आदमी पड़कर सो रहे, जी क्यों उबे? बोला, जी उबे तो सो रहना, मैं घर रहूँगा, तब तो और भी जी उबेगा। मैं खाली बैठता हूँ तो बार बार खाने की सूझती है। बातों में देर हो रही है और बादल घिरे आते हैं। प्यारी ने कहा, अच्छा कल से जाना, आज बैठो। जोखू ने मानो बंधन में पड़कर कहा, अच्छा बैठ गया, कहो क्या कहती हो। प्यारी ने विनोद करते हुए पूछा, कहना क्या है? मैं तुमसे पूछती हूँ, अपनी सगाई क्यों नहीं कर लेते? अकेले मरती हूँ तब 1 से 2 हो जाऊंगी। जोखू शर्माता हुआ बोला, तुमने फिर वही बेबात की बात छेड़ दी मालकिन, किससे सगाई कर लूँ? यहाँ ऐसी मेहरिया लेकर क्या करूँगा जो गहनों के लिए मेरी जान खाती रहे। प्यारी, यह तो तुमने बड़ी कड़ी शर्त लगाई, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो गहने भी न चाहे। जोखू, यह मैं थोड़ी ही कहता हूँ कि वह गहने न चाहे, हाँ मेरी जान न खाए।
तुमने तो कभी गहनों के लिए कोई हट न किया, बल्कि अपने सारे गहने दूसरों पर ही लगा दिए। प्यारी के कपोलों पर हल्का सा रंग आ गया। बोली, अच्छा, और क्या चाहते हो? जोखू, मैं कहने लगूंगा तो बिगड़ जाओगी। प्यारी की आंखों में लज्जा की एक रेखा आई। बोली, बिगड़ने की बात कहोगे तो ज़रूर बिगड़ूंगी। जोखू, तो मैं न कहूँगा। प्यारी ने उसे पीछे की ओर ठेलते हुए कहा, कहोगे कैसे नहीं, मैं कहलाकर छोड़ूंगी। जोखू, मैं चाहता हूँ कि वह तुम्हारी ही तरह हो, ऐसी गंभीर हो, ऐसी बातचीत में भी चतुर हो, ऐसा ही अच्छा पकाती हो, ऐसी ही किफ़ायती हो, ऐसी ही हंसमुख हो। बस ऐसी औरत मिलेगी तो करूँगा, नहीं इसी तरह पड़ा रहूँगा। प्यारी का मुख लज्जा से आरक्त हो गया। उसने पीछे हटकर कहा, तुम बड़े नटखट हो, हंसी हंसी में सब कुछ कह गए। तो यह थी कहानी स्वामिनी। दोस्तों, यह कहानी आप इंदु शर्मा की आवाज़ में सुन रहे थे। कृपया आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो कृपया वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।